Hello, my dear friends. Welcome back to Genik Education. So we are discussing about the General English for BPSC 2020 exam. तो अभी तक हमने टेंसेस में दो पार्ट्स डिस्कस कर लिए, दैट इज सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट. नाउ लेट अस डिस्कस द थर्ड पार्ट, एंड आवर थर्ड पार्ट इज रिलेटेड टू सिंपल फ्यूचर टेंस. ओके, नाउ अब क्या चीज होती है सिंपल फ्यूचर टेंस, एग्जैक्टली क्या मीनिंग होता है इसका. तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि अगर मैं एक टाइमलाइन अज्यूम करता हूँ टेंसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, सो व्हाट आई कैन से कि ये जो लाइन है, इस लाइन में दो पॉइंट्स हमने अज्यूम करे, दिस इज 1 एंड दिस इज पॉइंट 2. इसके पहले का है पास्ट ये हो गया प्रेजेंट, और इसके आगे का हो गया फ्यूचर. तो बेसिकली अब हम बात कर रहे हैं सिंपल फ्यूचर टेंस की. सिंपल फ्यूचर टेंस में ये सिंपल वर्ड क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है इनडेफिनाइट. ओके, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि इनडेफिनाइट का मतलब क्या होता है कि ये चीज इस पर्टिकुलर टाइम में कहीं पे भी हो सकती है. तो एक तरह से सिंपल फ्यूचर टेंस का मतलब क्या हुआ कि ये जो सेकेंड पॉइंट है, इसके आगे का जो भी ये एरिया है पूरा, ठीक है ना, ये पूरा, ये सब कुछ फ्यूचर टेंस में आ रहा है, या फिर कहा जाए सब कुछ सिंपल फ्यूचर टेंस में आ रहा है. तो ये हमें ध्यान रखना है कि अल्टीमेटली सिंपल फ्यूचर टेंस का मतलब एक ऐसा रीजन जो कि आगे होने वाला है, ठीक है ना, जो कि आफ्टर नाउ. ओके, आफ्टर नाउ जिसको हम बोलेंगे एक तरह से आफ्टर नाउ. तो आफ्टर नाउ का मतलब कि अभी से आगे का जो भी होगा उसको हम फ्यूचर बोल रहे हैं. ये एक रेफरेंस है अगेन, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था. ओके, सो चलिए डिस्कस करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस या फिर फ्यूचर इनडेफिनाइट या इनडेफिनाइट फ्यूचर, जो भी आप बोलना चाहें इसको. ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की. तो क्या होता है सिंपल फ्यूचर टेंस? सिंपल फ्यूचर टेंस रेफर्स टू अ टाइम लेटर देन नाउ. ओके, अ टाइम लेटर देन नाउ मतलब अभी से आगे का. अभी से मतलब कि आपको ये डिफाइन करना है कि आपके लिए अभी का टाइम क्या होता है. फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि आज का जो दिन है वो मेरे लिए अभी प्रेजेंट है और नेक्स्ट डे जो है वो फ्यूचर है. ठीक है, हो सकता है आप इस तरह में बोलो कि फ्यूचर मतलब जो 2020 के बाद 2021 आएगा वो फ्यूचर है. ओके, तो इट्स डिपेंड्स रिलेटिवली कि कौन क्या किस तरह से किस कंटेक्स्ट में बात कर रहा है. तो यहाँ पर हम बस सिंपल सा ये डेफिनेशन देंगे कि फ्यूचर सिंपल टेंस या फिर सिंपल फ्यूचर या फिर इनडेफिनाइट फ्यूचर का मतलब होता है लेटर देन नाउ. ओके, एंड इज एक्सप्रेस्ड और एक्सप्रेसेस फैक्ट्स और सर्टेनिटी. ओके, तो जब हम ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो हम क्या शो करना चाह रहे हैं कि सिंपल फ्यूचर में हम डेफिनेट सी बात है कि भविष्य की फ्यूचर की बात कर रहे हैं. फ्यूचर में आपको जानते हैं आप अच्छे से कि अनसर्टेनिटी वाली एक फैक्टर होता है कि ये चीज होगी या नहीं होगी, हमें पता नहीं होता पूरी तरह से. तो सिंपल फ्यूचर कब यूज होगा? सिंपल फ्यूचर तब यूज होगा जब आपको एग्जैक्टली ये पता हो कि जो भी चीज़ आप बोलना चाह रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आप कन्वे करना चाह रहे हैं, ये जो भी एक्शन के बारे में आप बताना चाह रहे हैं वो होगा, वो सर्टेनली होगा, वो एक फैक्ट है. जैसे कि मैं इस तरह से लिखूं, सन विल राइज इन ईस्ट टुमारो. ओके, तो अगर मैंने इस तरह से सेंटेंस लिखा, नाउ सन विल राइज इन ईस्ट टुमारो का क्या मतलब हुआ कि डेफिनेटली सन जो है वो कल पूरब से उगेगा. ओके, तो क्या ये एक सर्टेन चीज है, क्या ये फैक्ट है? यस, डेफिनेटली ये फैक्ट है, ये एक सर्टेनिटी, इसमें अनसर्टेनिटी जैसा कुछ भी नहीं है कि ऐसा नहीं होगा. ऐसा थोड़ी होगा कि सन जो है वो ईस्ट से न उग के आज के दिन वेस्ट से उग जाएगा, ऐसा तो नहीं होना. तो इसीलिए हम कहेंगे कि ऐसे इंफॉर्मेशन, ऐसी सेंटेंसेस जहां पर एक सर्टेनिटी है फ्यूचर के बारे में, ठीक है, उन सभी को रेफर करने के लिए आप सिंपल फ्यूचर टेंस का उपयोग कर सकते हैं. ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है कि सिंपल फ्यूचर टेंस कहाँ यूज होता है? टू प्रेडिक्ट अ फ्यूचर इवेंट. ओके, जो कि मुझे एक फ्यूचर इवेंट को प्रेडिक्ट करना है, तो वो प्रेडिक्शन करने के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं. जैसे कि इट विल रेन टुमारो. तो देखिए, इट विल रेन टुमारो क्या चीज हुआ? ये एक तरह से ना एक सर्टेनिटी वाली चीज हो गई. ओके, एक तरह से मैं बहुत व्हाट वी कैन से कि कॉन्फिडेंस से ये बोलना चाह रहा हूँ कि इट विल रेन टुमारो मतलब ऐसा होगा ही होगा. ओके, तो ये एक सर्टेनिटी वाली बात हो गई. तो ऐसे जो भी सर्टेनिटी वाली बात होगी उन सभी के लिए हम ये सिंपल फ्यूचर टेंस को यूज कर सकते हैं. ओके,
अब अगर इसका स्ट्रक्चर बात करें तो पॉजिटिव सेंटेंसेस जब होंगे सिंपल फ्यूचर टेंस में तो वो किस तरह से दिखाई देंगे, किस तरह से लिखे जाएंगे, तो देखिए वो कुछ इस तरह से लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी हम मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर चुके हैं। बस यहां पर क्या हो रहा है, इज एम आर, जैसा हमने देखा था इज एम आर आता है जब हम सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं, लेकिन इस बार हम सिंपल फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो उसकी जगह शैल या फिर विल आ जाएगा। ओके, तो ये 3 कंडीशंस बन जाएंगी। देखिए मैं इनको समराइज करके कुछ इस तरह से लिख देता हूं यहाँ पे। ओके, तो लेट मी समराइज दिस। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या देखा था कि जब हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट की, ओके, सिंपल प्रेजेंट, तो उसमें क्या आता है, इज आ जाता है, एम आ जाता है या फिर आर आता है। ओके, जब हम बात करते हैं सिंपल पास्ट की तो हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा था वॉज आ जाता है या फिर वर आ जाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं सिंपल फ्यूचर की। ओके, सिंपल फ्यूचर, तो सिंपल फ्यूचर में क्या आता है, सिंपल फ्यूचर में आता है शैल या फिर विल। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यही चीज आपके जो सेंटेंस करेक्शन के या सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको हेल्प आउट करेगी। ओके, तो सब कैसा सेंटेंस बन गया, सब्जेक्ट प्लस शैल विल या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो कुछ इस तरह से अगर मैं बोलता हूँ इट विल रेन टुमारो, सो इट क्या हो गया, मेरा सब्जेक्ट हो गया और ये विल आ गया। अब सवाल आता है कि कहाँ पे शैल आना है, कहाँ पे विल आना है, तो वो हम आगे देखते हैं। ओके, रेन जो है, ये रेन क्या है, मतलब बारिश होना, तो एक तरह से ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। ओके, और फिर ऑब्जेक्ट हो गया टुमारो। ओके, दूसरा सेंटेंस, ही विल हेल्प अस लेटर, ही विल हेल्प अस लेटर, तो यहाँ पे ही जो है आपका सब्जेक्ट हो गया, विल अगेन शैल विल में से एक, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हेल्प अस, ओके, और हेल्प हो गया और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अस। ओके, तो आप बोलोगे अच्छा लेटर क्या हुआ, तो लेटर एक तरह से बस इस सेंटेंस के बारे, इस सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है, इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ओके, तो जो ये अस लेटर वाले में लेटर जो पार्ट है ये टाइम फ्रेम को शो कर रहा है। ओके, तो विल जो वर्ड है, ओके, जो विल अल्टीमेटली वर्ड है ये आपको फ्यूचर बता रहा है। ठीक है, ही विल हेल्प अस लेटर मतलब कि ही विल डेफिनेटली हेल्प अस, बट ही विल नॉट हेल्प अस नाउ, ही विल हेल्प इन फ्यूचर। ओके, तो वो उस चीज को शो करने के लिए यहाँ पे ये लेटर वर्ड का उपयोग किया गया है। तो ये किसी कंटेक्स्ट में बोला गया सेंटेंस है, जिसको हम यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे लेना चाह रहे हैं। ओके, नेगेटिव सेंटेंस अगर होता है तब क्या होगा, तो उसका सेंटेंस कुछ ऐसा हो जाएगा कि सब्जेक्ट आएगा, देन शैल विल एंड देन बीच में आ जाएगा नॉट। ओके, तो कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है नेगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस में, सीधा सा बात है नॉट आ जाएगा बस यहाँ पे, शैल नॉट या विल नॉट। ओके, या विलेंट या शैलेंट पढ़ लेते इसको, बट आई विल प्रेफर कि मैं इसको इस तरह से ही लिखूं तो आपको इजी रहेगा याद रहने में। ओके, जैसे मैंने कहा इट विल नॉट रेन टुमारो, ओके, या फिर मैंने दूसरा कहा ही विल नॉट हेल्प अस लेटर। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि बस इन्हीं पॉजिटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाना था, तो मैंने यहाँ पे नॉट वर्ड का यूज कर लिया, दैट्स इट। ओके, सो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। अब असली जो चीज आती है वो आती है कि शेल विल को कहाँ यूज करना है, कहाँ पे हम शेल को यूज करेंगे, कहाँ पे हम विल को यूज करेंगे। तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, देखिए शेल इज यूज विद द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, जैसे कि आई एंड वी। तो अगर मुझे कोई सेंटेंस फ्यूचर में बोलना है जिसमें मुझे फर्स्ट पर्सन में बोलना है, फर्स्ट पर्सन मतलब आई या फिर मैं वी में बोलना चाहूँ, तो उस केस में हम शेल का यूज करेंगे। जैसे मैं बोलूँ आई शेल बाथ टुमारो। ओके, मतलब मैं मेरी बात नहीं कर रहा, बट जनरल कोई जो भी इंजीनियर होंगे वो समझ रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज से। ठीक है, तो अगर मैंने इस तरह से बोला और मान लो कि आप अपने आप के लिए बोल रहे हो कि आप कल नहाओगे, तो यू विल से आई विल बाथ टुमारो, बट बेटर जो करेक्ट जो सेंटेंस होगा वो होगा आई शेल बाथ टुमारो। ओके, और मान लो आप ग्रुप में हो कुछ लोग और आप ग्रुप में एक साथ बोल रहे हो, सभी को बोल रहे हो, तो उसमें आप बोलोगे वी शेल बाथ टुमारो। ओके, तो वी शेल बाथ टुमारो का मीनिंग भी क्या हुआ कि सभी जो ग्रुप में लोग हैं वो लोग कल नहाएंगे, मतलब ऐसा करना नहीं चाहिए, बट फिर भी एक एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया। ठीक है, तो वी शेल बाथ टुमारो। अब आप बोलोगे कि अच्छा यहाँ पे अगर हम
विल को यूज कर लेते हैं तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, ऐसी की समस्या थोड़ी है। हमने पहले भी तो यूज करा है, हम नॉर्मल लैंग्वेज में भी तो बोलते हैं वी विल डू दिस, आई विल डू दिस। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि बिल्कुल सही है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो करेक्ट इंग्लिश होती है, ग्रामेटिकली जो करेक्ट इंग्लिश होती है वो आई शैल होती है। क्यों, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए बिकॉज हम फॉलो करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश। ओके, ये ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश इंग्लिश को हम महत्व देते हैं जो रिटर्न होती है इंग्लिश इंडिया में। तो ये अब ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों? बिकॉज ये एक्चुअली करेक्ट इंग्लिश है। ये जो ये लोग बोलते हैं ब्रिटिश इंग्लिश जो होती है इंग्लैंड की या फिर यूके की बोला जाए, तो वो करेक्ट इंग्लिश है। अमेरिकन इंग्लिश जो होती है, ठीक है ना, अमेरिकन इंग्लिश जो हम कॉमनली बोलते हैं आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, वी विल डू दिस, वी विल डू दैट, तो अमेरिकन इंग्लिश जो है ये ग्रामेटिकली पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि गलत है। बट हुआ क्या है कि ट्रेंडिंग जो है वो ज़्यादातर ये अमेरिकन इंग्लिश है जो ज़्यादातर लोग यूज़ कर रहे हैं बोलचाल की भाषा में। तो इस वजह से थोड़ा सा इफेक्ट आने की वजह से, इस चीज़ को महत्व ज़्यादा मिलने की वजह से ब्रिटिश इंग्लिश की जो करेक्ट इंग्लिश है वो थोड़ी सी डाउन हो गई है। ओके, तो उस वजह से क्या हुआ है कि हम आई विल बाट टुमारो भी बोल देते हैं, तो कुछ टीचर जो होते हैं वो उसे करेक्ट मार्क कर देते हैं, कुछ टीचर जो होते हैं वो उसको रॉन्ग मार्क कर देते हैं। ये सिर्फ इसीलिए होता है बिकॉज कि आम बोलचाल की भाषा में अमेरिकन इंग्लिश चलती है जो कि गलत चलती है। ओके, गलत होती है लैंग्वेज वाइज से देखा जाए तो, और ब्रिटिश इंग्लिश जो है वो रिटर्न टेक्स्ट में चलती है। लेकिन क्योंकि बोलने वाली जो चीज़ है उसी के थ्रू तो आप ट्रेन होते हैं, इंस्पायर होते हैं रिटर्न इंग्लिश के लिए, तो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पर ये छोटा सा इशू आता है। तो एग्जाम के लिए आपको क्या याद रखना है? एग्जाम के लिए आपको याद रखना है कि ये रूल इंपॉर्टेंट है, आपको ये रूल लेके ही चलना है। ओके, और बेटर होगा कि अगर आप डिस्कशंस में भी इसी तरह के रूल को फॉलो करके बोलो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है सामने वाले को समझ में ना आए कि क्या बोल रहा है, ठीक है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आप करेक्ट इंग्लिश बोलो। तो शेल इज यूज्ड विद द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस टू फॉर्म द फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस को बनाने में शेल का यूज होगा अगर मेरे पास आई और वी है। तो यहां पर मैं कहूंगा कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से करेक्ट कौन सा है? आई शेल बाथ टुमारो, ये करेक्ट है, और दूसरा वाला वी शेल बाथ टुमारो, ये भी करेक्ट है। मैं विल नहीं लगाऊंगा। ओके, मैं किसी कीमत पे विल नहीं लगाऊंगा। ओके, सो आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और विल कहाँ यूज होगा? विल इज यूज्ड विद द सेकेंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन कौन हो गया? मतलब कि आप किसी से बात कर रहे हो तो वो आपके सामने वाला पर्सन हो गया जिसको आप यू करके बुला रहे हो। ओके, या कोई थर्ड पर्सन हो गया, दो लोग बात कर रहे हैं तीसरे पर्सन के बारे में तो उस तीसरे पर्सन को ही करके बुला रहे हैं, शी करके बुला रहे हैं, इट करके, दे करके, जो भी इस तरह से बोलना चाहे। तो अल्टीमेटली निष्कर्ष सिर्फ यही है कि व्हेन वी आर यूजिंग करेक्ट इंग्लिश we have to use shall in case of I and we, and we have to use will in case of you, he, she, it or they. Okay, Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन सेंटेंसेस पे कि अगर एक फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस में क्वेश्चन सेंटेंस है तो वो क्वेश्चन में किस तरह से दिखाई देता है। तो क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरह से बनता है कि शैल विल सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो इसका कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं हम। चलिए एग्जाम्पल हम कुछ इस तरह से देखेंगे। विल यू कुक डिनर टुनाइट। ओके, तो विल क्यों आया? बिकॉज यू लिखा हुआ था यहाँ पे। ओके, तो क्वेश्चन में क्या हो सकता है? देखिए क्वेश्चन या तो पॉजिटिव क्वेश्चन होगा या फिर नेगेटिव क्वेश्चन होगा। तो नेगेटिव क्वेश्चन और पॉजिटिव में क्या होगा? जैसा आपने पुराने दो तरह के टेंसेस में देखा वही चीज होने वाली है, तो मैं उसको ऐसे रिपीट नहीं कर रहा। ये सब्जेक्ट है और ये नॉट आ जाएगा, दैट्स इट। ओके, और ये से मैंने कहा था कि आपको शैलेंट शैंट बोल लेते हैं या फिर वोंट बोल लेते हैं, विल नॉट बोल लेते हैं। ओके, विलेंट कुछ लोग बोल लेते हैं, तो वो डिपेंड करता है अलग अलग। बट आई वुड सजेस्ट कि आप यूज जो करें लिखने में वो विल नॉट या शैल नॉट का ही करें। ओके, सेकेंड, विल यू नॉट अटेंड द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, वोंट यू अटेंड द नेक्स्ट लेक्चर बोल लीजिए या फिर विल यू नॉट अटेंड द नेक्स्ट लेक्चर। तो अल्टीमेटली क्या निष्कर्ष हो रहा है कि सिंपल सा बात यह है कि जब हम
नेगेटिव सेंटेंसेस लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो क्वेश्चंस में हो या नॉर्मल क्वेश्चन में हो, तो बस जो आपके पॉजिटिव है उसमें आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए, तो ये आपका सेंटेंस जो है नेगेटिव बन जाएगा, दैट्स इट। ओके, तो इसको मैं बहुत डीपली एग्जैजरेट नहीं कर रहा, आई थिंक ये आपको क्लियर है, तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। ओके, चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि आई विल राइट आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। ओके, तो अब आप बताइए कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, और हमारा जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वो क्या है। ओके, या फिर मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि आप किस आधार पे कहेंगे कि ये जो सेंटेंस है ये बेसिकली एक सिंपल फ्यूचर टेंस का है, ये आप किस आधार पे कह सकते हैं, किन बेसिस पे, किन पॉइंट्स के बेसिस पे। तो बड़ा ही सिंपल है, देखिए हम क्या देखेंगे। हमारा सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस होता है, वो होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। ओके, तो इस सेंटेंस के आधार पे देखें तो देखिए आई इज योर सब्जेक्ट, आई आपका सब्जेक्ट हो गया। ओके, शैल विल में से विल यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया राइट आर्टिकल्स, तो ये जो राइट है ये क्या है, बेसिकली ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स जो है ये अल्टीमेटली बन गया आपका ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि जब मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा कि आई विल राइट आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, तो मैंने तो अभी अभी बोला था कि शैल या फिर विल में से हम विल तभी यूज करेंगे जब सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन की बात हो, शैल हम यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ये जो विल लिखा हुआ है मैं कहूंगा कि ये विल गलत लिखा हुआ है। किस चीज से, एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अगर आप बोलो कि जनरल वे में आप बताओ तो जनरल वे में ये बिल्कुल सही है, सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन अगर मैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात करूं तो ये जो वर्ड है विल ये गलत लिखा है, और इस विल की जगह करेक्ट वर्ड आना चाहिए शैल। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको कट करूंगा। ओके, तो आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि आई विल राइट एन आर्टिकल्स भी लिखा तो बिल्कुल सही है, सुनने में भी सही है, और ये आपको कोई बोलेगा नहीं कि ये मिस्टेक आपने लिखा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव होता है कि वो फॉलो करते हैं करेक्ट रिटन इंग्लिश। ओके, तो करेक्ट रिटन इंग्लिश के हिसाब से शैल ही आना चाहिए फर्स्ट पर्सन के लिए। ओके, तो इस वजह से यहाँ पे आई शैल राइट आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स ये ज्यादा बेटर होगा जब आप राइटिंग कर रहे हैं, जब आप लिख रहे हैं। जब आप बोल रहे हैं, सिर्फ आपको बोलना है, वर्बली किसी को कम्युनिकेट करना है ये चीज, तो फिर आप बोल दो कि आई राइट आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, इट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, दूसरा, रॉबर्ट विल रीड वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स। ओके, तो यहाँ पे रॉबर्ट हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया, विल सेल विल में से विल आएगा, और विल क्यों आया, बड़ी सिंपल सी बात है कि रॉबर्ट इज अ थर्ड पर्सन। ओके, रीड, तो रीड मतलब फर्स्ट जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वो, देन वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स ये आपका हो गया बेसिकली थर्ड ऑब्जेक्ट। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं, देखिए दे विल प्ले फुटबॉल इन दैट फील्ड। ओके, तो दे विल प्ले मतलब ये भी थर्ड पर्सन की बात कर रहा है, वो विल आ गया इसलिए प्ले, तो प्ले इज द वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एंड देन फुटबॉल इन दैट फील्ड ये आपका बेसिकली हो गया ऑब्जेक्ट। ओके, as simple as that. April will prefer coffee to tea. Okay, so April यहाँ पे किसी का नाम बोल दिया उसने, will prefer, तो he will prefer coffee और coffee to tea। तो ये coffee to tea जो है ये बेसिकली आपका ऑब्जेक्ट हो गया, prefer आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, will as it is, और ये April का सब्जेक्ट। ओके, then Bob will go to the library tomorrow. So Bob will go to the library में Bob is your subject, will shall में से will, and go। ओके, तो अब जरा याद कीजिए कि go का पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है, तो आप ये मुझे कमेंट्स में बताइए कि व्हाट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ go, पास्ट फॉर्म, ओके, एंड पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, ये हमने 2-3 बार डिस्कस कर लिया, तो आई होप अब तो याद हो चुका होगा, तो आप खुद ही बता देंगे। ओके, अगला, वी विल गो शॉपिंग इन दैट मार्केट दिस मंडे। ओके, सो दिस मंडे ये जो सेंटेंस है, ठीक है, तो इस मंडे हम ऐसा करने वाले हैं, तो अल्टीमेटली एक फ्यूचर टेंस का, सिंपल फ्यूचर टेंस का है, तो वी सब्जेक्ट हो गया, विल जो है ये आपका शैल विल का विल हो गया,
गो इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन शॉपिंग इन दैट मार्केट दिस मंडे, ये पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ओके, चलिए अब कुछ एक्सरसाइजेस पे देखते हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन ओपन करूंगा, ओके, साथ में कुछ ऑप्शन रहेंगे, तो आप पहले वीडियो को पॉज करेंगे और ट्राई करेंगे खुद से कि क्या आप इसका आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे। ओके, बिकॉज दैट विल गोइंग टू हेल्प यू। देन मैं यहाँ पे करेक्ट आंसर डिस्प्ले करूंगा। ओके, सो चलिए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इन 2 days आई डैश माई रिजल्ट। ओके, सो आई डैश माई रिजल्ट में यहाँ पे पहला ऑप्शन आया विल नो और दूसरा आया विल बी नोइंग। ओके, तो विल नो या फिर विल बी नोइंग, कौन सा आएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि इन 2 days आई विल नो माई रिजल्ट। ओके, करेक्ट आंसर क्या होगा? विल नो माई रिजल्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सिंपल फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सिंपल फ्यूचर की यहाँ पे कंडीशन आ रही है कि हाँ फ्यूचर में ऐसा होगा तो मुझे पता चल जाएगा, मतलब तब तक मुझे चल चुका होगा पता। ओके, नोइंग क्यों नहीं आया? नोइंग इसलिए नहीं आया क्योंकि आईएनजी जो होता है ये किसी भी वर्ब में जब लगता है तो ये कंटिन्यूटी शो करता है। ओके, तो कंटिन्यूटी शो करना मतलब कि जब मैं उस पर्टिकुलर एक्शन की बात कर रहा हूँ तो उस समय वो एक्शन चल रहा है। जैसे मैं अभी बोलूँ कि क्राइसिस इज गोइंग ऑन इन द कंट्री, क्राइसिस इज गोइंग ऑन इन कंट्री। ओके, तो क्राइसिस इज गोइंग ऑन इन कंट्री का मतलब क्या हुआ कि क्राइसिस अभी भी चल रहे हैं बिकॉज ऑफ कोरोना, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक कोलैप्स एंड लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स यू कैन सी। सो बिकॉज ऑफ ऑल दोज क्राइसिस, बिकॉज ऑफ ऑल दोज थिंग्स देयर इज अ क्राइसिस, वो अभी भी चल रहा है, वो रुका नहीं है क्राइसिस। ओके, अगला यू डैश दिस डिसीजन। ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा? यू डैश दिस डिसीजन मतलब इस डिसीजन को तुम व्हाट वी कैन से रिग्रेट करोगे। ओके, यहाँ पे ऑप्शन में क्या है? वुड रिग्रेट या फिर विल रिग्रेट। तो अब यहाँ पे ये चीज को समझिए कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पे आने वाला है, क्या वुड रिग्रेट बेटर होगा या विल रिग्रेट बेटर होगा। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, ये बोलना चाह रहा है यू डैश दिस डिसीजन मतलब कि तुम आगे चल के इस डिसीजन के बारे में पछताओगे। तो आगे चल के ऐसा होगा मतलब ये फ्यूचर की बात कर रहा है, इसीलिए करेक्ट वर्ड जो होगा दैट विल बी विल रिग्रेट। ओके, तो विल रिग्रेट इज द करेक्ट ऑप्शन, वुड रिग्रेट गलत हो जाएगा। ओके, वुड रिग्रेट गलत इसलिए क्यों हो जाएगा? बिकॉज ये आगे चल के होने वाली एक्टिविटी की बात कर रहा है। ये वुड जो वर्ड है इसका थोड़ा सा मीनिंग डिफरेंट है, इसको जब हम और डिटेल में आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली वहां मैं कवर करूंगा। अगला वी डैश व्हाट हैपेंड टू हर। ओके, तो पहला ऑप्शन है विल नेवर नो या फिर विल नेवर बी नोइंग। तो अब आप खुद ही सोचिए कौन सा होना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा था आईएनजी लगने से क्या है, वर्ब की कंटिन्यूटी बन जाती है, मतलब मैं एक तरह से उस समय को वर्ब के रेफर करने लग जाता हूं जिस समय वो एक्शन हो रहा था। बट अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है? वी डैश व्हाट हैपेंड टू हर, मतलब ये जो है व्हाट हैपेंड टू हर, तो उसके साथ जो भी हुआ है वो हमें पता है एक तरह से। ओके, या फिर हमें पता नहीं होगा। तो व्हाट दे वांट टू से कि हम उसके साथ जो भी एक्शन है वो तो हो चुका है। ओके, उसके बाद हमें कभी पता नहीं होगा। ओके, तो हम पता नहीं कर पाएंगे कभी। तो एक तरह से क्या हो रहा है कि एक ऐसे एक्शन की बात कर रहा है जो कि फ्यूचर में है लेकिन कहाँ पे है वो नहीं पता। तो इसलिए बेटर ऑप्शन विल बी वी विल नेवर नो। ओके, वी विल नेवर नो, हमें कभी पता नहीं चलेगा। अगला द डैश टू मुंबई नेक्स्ट वीक। ओके, आई विल गो टू द मूवी द सॉरी यहाँ पे द नहीं आएगा, यहाँ पे आई आएगा। ओके, आई विल गो टू द मूवी नेक्स्ट वीक या आई शैल गो टू द मूवी नेक्स्ट वीक। जरा सोचिए क्या आना चाहिए। तो यस, आप बिल्कुल सही हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं और फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो शैल गो विल बी द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन फॉर द रिटन इंग्लिश। ओके, अगला दैट डैश अवर गिफ्ट टू द स्कूल। ओके, तो ये अल्टीमेटली क्या बोलना चाहिए? दैट डैश, ठीक है, मतलब कुछ यहाँ पे टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए वो हमें सोचना है कि अवर गिफ्ट टू द स्कूल मतलब ये हमारा एक गिफ्ट होगा स्कूल के लिए, ठीक है ना। तो ये फ्यूचर की तो बात कर रहा है डेफिनेटली, लेकिन कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो एक तरह से ये जो पॉइंट है, ये जो ब्लैंक है, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे ऐसा कुछ वर्ड आएगा जो कि इस सेंटेंस को सिंपल फ्यूचर में रखे। ओके, तो सिंपल फ्यूचर में रखने के लिए क्या डालेंगे हम? विल बी। ओके, that will be our gift to the school. Okay,
सो ये ऐसा एक्टिविटी होने वाला है आगे कि मैं कुछ स्कूल को गिफ्ट दूंगा, बट एग्जैक्टली क्या दूंगा वो नहीं पता, या एग्जैक्टली किस टाइम फ्रेम में दूंगा वो भी नहीं पता. ओके, अगला एग्जाम्पल, काइंड वर्ड्स डैश अदर्स जॉय. ओके, सो काइंड वर्ड क्या करते हैं, आगे जो दूसरा पर्सन है उसको क्या करते हैं, हैप्पीनेस देते हैं, उसको जॉय देते हैं. तो डेफिनेटली यहाँ पे आएगा विल गिव. क्यों? बिकॉज पहले काइंड वर्ड बोले जाएंगे, फिर आप जॉय को एक्सपीरियंस कर पाओगे. तो डेफिनेटली यहाँ पे एक फ्यूचर की बात हो रही है कि ये सब फ्यूचर में होता है. ओके, 7th क्वेश्चन, द पीस ऑफ विजडम डैश यू $10. ओके, तो द पीस ऑफ विजडम क्या होगा, विल होगा या वुड होगा? सोचिए जरा, डेफिनेटली यहां पर क्या आएगा, विल कॉस्ट यू. ओके, विल कॉस्ट यू $10. ओके, तो विल क्यों आया? बड़ा सिंपल है कि ये फ्यूचर की बात कर रहा है कि द पीस ऑफ विजडम डैश यू $10. ओके, तो आई होप ये क्लियर है. अब आप में से कई लोगों को शायद क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि अच्छा फिर वुड कहाँ यूज करेंगे, वुड भी तो कुछ इसी तरह की बात करता है. तो देखिए, वुड जो बेसिकली वर्ड है उसके दो यूजेज होते हैं. हम दो चीजों के बारे में, जब हम किसी इमेजिनेशन को शो करते हैं. ओके, मतलब मैं कुछ इमेजिनेशन कर रहा हूँ कि देयर वुड बी अ न्यूक्लियर वॉर, ऐसा मैं बोलूंगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा हो सकेगा. मैं एक तरह से भविष्यवाणी कर रहा हूँ या फिर मैं इमेजिन कर रहा हूँ. ओके, उस केस में हम वुड को यूज करते हैं. दूसरा जो बेसिकली वुड का यूज है, टू शो और टू, लेट मी बेटर राइट इट लाइक दिस, टू टॉक पोलाइटली. ओके, या टू टॉक सेंसिबली, या टू टॉक पोलाइटली, या फिर टू टॉक इन विथ काम माइंड. ओके, इस तरह के जो भी सेंटेंसेस हम बोलते हैं, तो बेसिकली ये एक तरह से रिस्पेक्ट देने वाला वर्ड है, और इससे ज़्यादा इसका कोई बहुत डिफरेंट यूज नहीं है. रिस्पेक्ट देने का की बात हो रहा है. जैसे पे मैंने यहाँ पे आई विल बोला, ओके, तो आई विल की जगह मैं आई वुड बोलूंगा, तो वो थोड़ा सा रिस्पेक्ट ज़्यादा दिखेगा, उससे ज़्यादा कोई डिफरेंस ऐसा आपको मिलेगा नहीं. ओके, अगला पे आते हैं. चलिए, यू डैश माई पोजिशन, यू विल नेवर अंडरस्टैंड, और यू नेवर अंडरस्टैंड माई पोजिशन. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें सेंटेंस ऐसा बनाना है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो हमारा एम है, ओके, वो क्या है कि हम इसे सिंपल फ्यूचर में रखें. तो सिंपल फ्यूचर के लिए डेफिनेटली यू डैश माई पोजीशन में यू विल नेवर अंडरस्टैंड माई पोजीशन, दिस विल बी अ बेटर. तो इससे क्या होगा कि हमने ये बोल दिया कि हाँ, तुम हमारी पोजीशन को कभी भी नहीं समझ सकते, लेकिन फ्यूचर में कब तक नहीं समझ सकते ऐसा कुछ नहीं बताया, कौन से दिन से नहीं समझ सकते ये भी नहीं बताया, सिर्फ ये बोल दिया कि हाँ, तुम्हें समझ में नहीं आएगा या तुम नहीं समझ सकते. तो एक तरह से ये फ्यूचर टेंस तो हो गया, लेकिन इनडेफिनाइट हो गया, तो इसीलिए हमने इसको सिंपल फ्यूचर में रख दिया. ओके, अगला, समडे आई डैश अ नॉवेल. ओके, तो अब यहाँ पे देखिए दो चीजें आई, विल बी राइटिंग या फिर विल राइट. तो कौन सा सही होगा? तो देखिए, विल बी राइटिंग का मतलब क्या हो जाएगा, अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया विल बी राइटिंग, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, समडे आई विल बी राइटिंग अ नॉवेल. तो एक तरह से ये पर्सन जो भी है वो इमेजिन कर रहा है, लेट्स सपोज सम फ्यूचर के 8-10 साल. ओके, और वो क्या कहना चाह रहा है कि मैं उस समय मतलब आज से 10 साल बाद शाम को 5 बजे मैं मेरा नॉवेल लिख रहा हूँगा. तो उस तरह की एक्टिविटी को शो करने के लिए यहाँ पे समडे आई विल बी राइटिंग जो है वो करेक्ट हो जाएगा. लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल प्रेजेंट में शो करना है, सॉरी सिंपल फ्यूचर में शो करना है. तो सिंपल फ्यूचर में मैं कैसे शो करूंगा, मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे आई विल बी राइटिंग लिखने से क्या होगा, ING लगाने की वजह से इस पर्टिकुलर एक्शन में कंटिन्यूटी बन गई. ओके, तो कंटिन्यूटी मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था. तो ये कंटिन्यूटी नहीं बने इसलिए हम क्या यूज करेंगे, हम सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करेंगे. तो यहाँ पे हम लिखेंगे समडे आई विल राइट. ओके, तो विल राइट will be a better word because ये ultimately future के बारे में बता रहे हैं. Okay, then our last question for this series of lectures in case of BPSC 2020 exam for the verbal part. So the last question is I dash even if it rains. Okay,
तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, आई डैश इवन। तो ये क्या बेसिकली मीनिंग हुआ, आई डैश इवन इफ इट रेन्स। ओके, तो यहाँ पे हमें बताना है कि शैल कम आएगा या फिर विल कम आएगा। तो आप खुद ही सोचिए कि क्या करेक्ट होना चाहिए। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट पर्सन जहाँ भी दिखता है हम रिटर्न इंग्लिश में तो विल नहीं लगाएंगे, हम तो शैल ही लगाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, आई शैल कम। ओके, इवन इफ इट रेन्स। तो this will be the correct one and this will be the will be the wrong term. ओके, सो ये हमारे लेक्चर का एंड होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, यू माइट हैव एंजॉयड। तो अगले लेक्चर से हम दूसरे टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे, बिकॉज टेंसेज में हमने 3 डिफरेंट टाइप ऑफ टेंसेज डिस्कस कर लिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था 9 डिफरेंट तरह के टेंसेज होते हैं, उन सभी को धीरे धीरे हम एक्सप्लोर करते चले जाएंगे and we'll keep on increasing the content. So thank you for watching and best of luck.